लाइफ खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव में भारतीय इतिहास के चैप्टर 3 को देखेंगे, जिसमें प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, जहाँ से आने वाले हर एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न देखने को जरूर ही मिलेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। और जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो वे लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी इस यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? तो किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? ये माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। किसको? अफ्रीका महाद्वीप को जो है आदि जन्म स्थली माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? ये कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? तो कौन सा विकल्प जो है जो मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, नियंडरथाल और क्रोमैग्नन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, नियंडरथाल और क्रोमैग्नन। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? तो किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। किनको? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को जो है मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? तो मानव माता ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लूसी को। लूसी को जो है मानव माता कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया जाना जाता है। तो सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया जाना जाता है। ये किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। किस रूप में? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में इसे जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? तो भारत के किस क्षेत्र से जो है सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं आपका नर्मदा घाटी से। तो नर्मदा घाटी से जो है सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। प्रश्न संख्या 8 है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था नर्मदा घाटी में हथनोड़ा से। कहाँ से? नर्मदा घाटी में हथनोड़ा से। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पिथेकैंथ्रोपस को। किनको? पिथेकैंथ्रोपस को जो है प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो आग की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है होमो इरेक्टस को। किनको? होमो इरेक्टस को जो है आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो ये माना जाता है नियंडरथाल को। किसको? नियंडरथाल को जो है मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है ये कौन है? तो ये है क्रोमैग्नन मनुष्य। क्रोमैग्नन मनुष्य जो है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो निम्न में जो दिया हुआ है कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो ये समझा जाता है क्रोमैग्नन मानव को। किसको? क्रोमैग्नन मानव को जो है नवीनतम समझा जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था?
तो प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था क्रोमैग्नन के नाम से। किसके नाम से? क्रोमैग्नन के नाम से प्रारंभिक पूर्ण मानव को जो है क्रोमैग्नन के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 15 है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। तो आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका होमो सेपियन सेपियन। क्या कहा जाता है? होमो सेपियन सेपियन जो है आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो ये हुई थी आपका पल्लवरम। तो पल्लवरम स्थल पर जो है प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पल्लवरम। पल्लवरम स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था? तो भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था? तो ये मिला था आपका 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला था 1863 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 18 है, रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, तो ये थे एक भूवैज्ञानिक। ये क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे ये एक भूवैज्ञानिक थे। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका रॉबर्ट ब्रूस फूट को। किनको? रॉबर्ट ब्रूस फूट को जो है भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म ये किस स्थल से मिला है? तो ये मिला है आपका हथनोड़ा से। कहाँ से मिला है? हथनोड़ा से मिला है भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म। और फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन है ये अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यूपी पीसीएस में 2008 में, यूपी पीसीएस 2006 2008, नीट में, जेआरएफ 2016 में। तो जितने भी प्रश्न हैं ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 21 है, पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया था। तो पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन ये पूर्णतया था, तो ये था आपका प्राकृतिक। पुरापाषाणकालीन मानव का जो जीवन था ये पूर्णतया प्राकृतिक था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। तो पूर्व पाषाणकालीन मानव का ये मुख्य धंधा क्या था? तो ये था शिकार खेलना। क्या था? शिकार खेलना था पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा। प्रश्न संख्या 23 है, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था, ये क्या था? तो ये था शिकार। शिकार जो था ये पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। प्रश्न संख्या 24 है, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। तो पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो ये थी आग जलाना। आग जलाना जो था ये पुरापाषाण युग में मानव द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। प्रश्न संख्या 25 है, प्रश्न संख्या 25 है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। तो भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे, ये किसके? तो ये बने थे स्फटिक के। किसके बने थे? स्फटिक के जो है पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। प्रश्न संख्या 26 है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो सोहन संस्कृति ये किस संस्कृति का दूसरा नाम है?
तो ये है पुरापाषाण संस्कृति का। तो सोहन संस्कृति जो है ये पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कह रहा है उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं, तो ये किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं, तो ये नहीं हुए हैं आहार से। कहाँ से? आहार से जो है ये पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं, तो ये मिले हैं आपका पंजाब से। कहाँ से मिले हैं? पंजाब से जो है पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं। प्रश्न संख्या 29 है, सिंहावल एक पुरा स्थल है। तो सिंहावल एक पुरा स्थल है, ये किसका? तो ये है आपका निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का। किसका? निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का सिंहावल एक पुरा स्थल है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न पूर्वपाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा तथ्य सही है पुरापाषाण काल के मानव के बारे में। तो इसमें देख ले तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ये पूर्वपाषाण काल के मानव के बारे में सही तथ्य दिया गया है। प्रश्न संख्या 31 है, संघाओ गुफा पुरा स्थल किस काल का है। तो संघाओ गुफा पुरा स्थल ये किस काल का है, तो ये है आपका मध्य पुरापाषाण काल का। किस काल का है? मध्य पुरापाषाण काल का संघाओ गुफा पुरा स्थल ये है। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो कौन सा एक औजार है जो पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो ये नहीं है आपका सेल्ट जो है ये आपका औजार है जो कि पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। बाकी कुल्हाड़ी, गड़ासा और विदारणी ये सभी के सभी है। प्रश्न संख्या 33 है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुआ है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से ये प्राप्त हुआ है ये पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 का रहा है, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। तो फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को। किसको? उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को जो है फलक संस्कृति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से किसे प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं। तो ये किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं, तो ये मिले हैं आपका पटने से। कहाँ से? पटने से जो है आपका शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, एक मिनट। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है, आंध्र प्रदेश का मुछतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश का मुछतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक ये समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। तो ये किस रूप में जाना जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। प्रश्न संख्या 37 है, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो नीचे दिए गए हैं संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है, तो ये है आपका, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एबेविलियन, एस्यूलियन,
मुस्तीरियन और मैग्डलेनियन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एबेविलियन, एस्यूलियन, मुस्तीरियन और मैग्डलेनियन। प्रश्न संख्या 38 है, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। तो पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मध्य पाषाण काल। क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को। प्रश्न संख्या 39 है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका बागोर से। कहाँ से? बागोर से प्राप्त हुआ है आपका पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? तो किस काल में जो है माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? तो ये होता था आपका मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में जो है आपका माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। तो मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका गुफाओं के चित्र के लिए। किसके लिए? गुफाओं के चित्र के लिए जो है ये प्रसिद्ध है भीमबेटका। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, प्रश्न संख्या 43 कह रहा है, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृगश्रृंग हरिंग का श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृगश्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं आपका महदहा से। कहाँ से? महदहा से जो है मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृगश्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुआ है? तो किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आपका बागोर से। कहाँ से? बागोर से जो है आपका हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका भीमबेटका। कौन सा? भीमबेटका जो है ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 46 है, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। तो सराय नाहर राय और महदहा ये संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। किससे? गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं आपका भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका से जो है सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं आपका लेखनीय शिलाश्रय प्रथम से। कहाँ से? लेखनीय शिलाश्रय प्रथम से जो है मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो किस स्थल पर जो है प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो ये खोजी गई है आपका भीमबेटका और जौरा से। तो आपका भीमबेटका और जौरा ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर होगा, 2 और 3। प्रश्न संख्या 50 है, पुरातात्विक पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए। तो पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए। तो ये कहा जा सकता है आपका मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए। प्रश्न संख्या 51 है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया। तो पाषाण युगीन लोगों ने ये सबसे पहले किसे जो है पालतू बनाया था। तो ये बनाया था आपका कुत्तों को। किसको? कुत्तों को जो है पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले पालतू बनाया था। प्रश्न संख्या 52 है, भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो भारत में मानव अस्थि पंजर या कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं मध्य पाषाण काल से। तो मध्य पाषाण काल से जो है भारत में मानव अस्थि पंजर या कंकाल के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। तो किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की ओर। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। तो नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले थी ये खेती बाड़ी, और दूसरा कह रहा है पशुपालन, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है लेखन कला का विकास, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों की तीनों जो है ये नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी, लेकिन चौथा जो है लेखन कला का विकास ये नहीं था। प्रश्न संख्या 55 है, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। तो किस काल में जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। तो ये बना आपका नवपाषाण काल में। किस काल में बना। तो नवपाषाण काल में जो है मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। प्रश्न संख्या 56 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य ये प्राप्त हुए हैं कहाँ से। तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 57 है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। तो प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ ये कहाँ अवस्थित है। तो ये अवस्थित है पश्चिमी बलूचिस्तान में। कहाँ पे। पश्चिमी बलूचिस्तान में जो है ये प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जिसका नाम है मेहरगढ़, यह पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 58 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज ये कौन सा था। तो ये था गेहूँ। गेहूँ जो था ये मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। तो किस स्थान पर जो है नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। तो ये मिलते हैं आपका मेहरगढ़ से। कहाँ से। मेहरगढ़ से जो है स्थान से गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
तो किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार के धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं आपका बेलन घाटी से। कहाँ से? बेलन घाटी से जो है जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न संख्या 61 है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य ये किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा से जो है धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य ये प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 62 है, खाना बदोशी आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? तो खाना बदोशी आदमी ने ये किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? तो ये कब किया? ये किया नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जो है खाना बदोशी आदमी ने अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया। प्रश्न संख्या 63 है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष ये कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका आदमगढ़ से। कहाँ से? आदमगढ़ से जो है गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये गंगा के मैदान में बस्ती का ये जो है आपका ये सी नहीं होगा, कालपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कालपी। कालपी में जो है गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपका बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से जो है ये आपका गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो ये किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो ये मिलता है आपका गुफ कराल से। कहाँ से? गुफ कराल से जो है गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष ये कहाँ से मिले थे? तो ये मिले थे आपका बुर्ज होम और गुफ कराल दोनों जगह से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुर्ज होम और गुफ कराल ये दोनों जगह से जो है गर्त निवासों के अवशेष मिले थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की ओर। प्रश्न संख्या 67 कह रहा है, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। तो भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। तो ये कहाँ से? तो ये मिलता है आपका कश्मीर से। कहाँ से? कश्मीर से जो है ये संकेत मिलता है। तो इस बात का जो संकेत खुदाई ये कश्मीर से मिलता है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 68 है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो ये लक्षण है आपका कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। किसका? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का ये गर्त निवास का ये विशिष्ट लक्षण है। प्रश्न संख्या 69 है, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। तो दक्कन के राख के टीले ये प्रदर्शित करते हैं क्या? तो ये प्रदर्शित करते हैं नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। तो नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष ये दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? तो राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है राख के टीले। प्रश्न संख्या 71 है,
चाक का आविष्कार, चाक यानी कि चक्का, व्हील, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, ये किस काल में हुआ? तो चाक का आविष्कार ये किस काल में हुआ है? तो ये हुआ था आपका नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में जो है आपका चाक का आविष्कार हुआ था, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। प्रश्न संख्या 72 है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो ये कहाँ पे? तो मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो ये दफनाए गए थे आपका बुर्ज में। बुर्ज में जो है मानव के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था, तो इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 73 है, मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे, तो ये कहाँ पे? तो ये दफनाए गए थे मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ में जो है ये मानव समाधानों में बकरी दफनाया गया था, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 74 है, कथन ए कह रहा है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषीय स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, और इसका कारण दे रखा है कि अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म असमोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो इसमें जो कथन है ये एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं इसको। कथन एक कह रहा है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, और इसके कारण दे रखा है, अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म असमोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो इसमें कह रहा है आपका, देख लेते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है, लेकिन परंतु आर जो है ये गलत है, यानी कि कारण गलत है और जो कथन है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो ये कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बरूडी। बरूडी जो है ये आपका बिहार में स्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 76 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 में नवपाषाणिक स्थल दे रखे हैं और सूची 2 में राज्य दे रखे हैं, और इसको मैच कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका मांडू राजा ढीबी, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में, ये बिल्कुल सही है सामने वाला। मांडू राजार ढीबी ये पश्चिम बंगाल। दूसरा कह रहा है कुचाई, कुचाई उड़ीसा, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है दावजली हैडिंग, तो ये हो जाएगा आपका असम, ये भी बिल्कुल सही है। दावजली हैडिंग ये असम। और उसके बाद कह रहा है पायनथोर लंगतिन, क्या है? पायनथोर लंगतिन, ये हो जाएगा मेघालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 77 की ओर। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देख ले रहे हैं, सूची 1 में दे रखा है नवपाषाणिक स्थल और सूची 2 में दे रखा है राज्य, इसको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है ऑप्शन। हाँ, कह रहा है कोल्डिहिवा, तो कोल्डिहिवा ये कहाँ पे है? ये है आपका उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है, कोल्डिहिवा उत्तर प्रदेश में है। कह रहा है उतनूर, उतनूर जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है हल्लूर, हल्लूर जो है ये कर्नाटका में है। उसके बाद कह रहा है पय्यमपल्ली, तो पय्यमपल्ली ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, डी का 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 78 की ओर। प्रश्न संख्या 78 है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो किसको जो है चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ताम्रपाषाण युग को। किसको? ताम्रपाषाण युग को जो है चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 79 है, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है आपका चाल्कोलिथिक एज। क्या? चाल्कोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। प्रश्न संख्या 80 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो ये था आपका तांबा। तांबा जो था ये मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है यहीं तक रखेंगे, प्रश्न संख्या 80 तक, और जो बचा हुआ जो 80 प्रश्न और है उसको अगले वीडियो में देखेंगे और इसी तरीके से इजी वे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।